हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा पेपर वन। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पेपर वन है वो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पेपर वन जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और वो हमारे 100 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा पेपर वन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए बेनिफिशियल होता है। यानी कि उसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, काफी अच्छा अगर उसमें आपका मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 80 प्लस अगर आप उसमें स्कोर कर जाते हैं तो आपका जेआरएफ में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसी मोटिव के साथ हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पेपर वन की सीरीज, जिसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं हमारी यूनिट वन की। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने अपनी यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और वही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारे आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारी क्लासेस में जो हम फोकस करते हैं वो आपके की कॉन्सेप्ट पर रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करते हैं कि आपको जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्या हैं, आपको उन्हें अप्लाई कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो उसके बाद आपको आपके क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने से तो बच जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट है और उसको आपको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि एग्जामिनर ने जो ऑप्शंस आपको दिए वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं, और आप सही क्वेश्चन को सही आंसर के साथ वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ और सिर्फ सही आंसर ही मिलना सही नहीं है, सही और क्वेश्चन का मतलब पता चलना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपको वहां पर यह भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन को आपके डिजाइन किया है तो उसने किस मोटिव से वो क्वेश्चन को डिजाइन किया है, उस टाइम पे एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने क्वेश्चन को एग्जामिन किया, जब उसने क्वेश्चन को डिजाइन किया। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास में जब बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको एग्जामिनर का लेवल पता चल जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन को डिजाइन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। उसके हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। उससे रिलेटेड जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई आपको थियरी दी है तो उस थियरी में आपके कौन प्रोपाउंडर है, उस थियरी में आपकी की कॉन्सेप्ट क्या है, उस थियरी का नाम क्या है, वो थियरी कब लॉन्च हुई है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते, बल्कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं हम वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की सीरीज देखनी है और आपको सीरीज बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सीरीज है वो आपसे मिस ना हो। और आपको करना क्या है, आपको आज की वीडियो को पहले तो बिल्कुल एंड तक देखना है, बिना स्किप किए। आपको बीच में से स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि आपका की कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है, आप हमारी क्लास में क्या क्या सीख रहे हैं, हमारी क्लास में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब तक ये चीजें, ये देखो, जो एजुकेशन होती है वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होती है। जब तक आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा और क्या आपके लिए वेस्टेज होगा। तो स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो कभी भी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए, बल्कि उसको पढ़कर देखिए। क्या पता उसका कवर इतना अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन उसके अंदर जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वर्थफुल प्रूफ हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स, इसी मोटिव के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपके टीचिंग लेवल और उस पर जो फोकसेस हमें करना है उनके ऊपर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके कुछ टीचिंग लेवल्स बताए गए हैं, उन टीचिंग लेवल पे आपको फोकस पॉइंट पर बताना है कि उनके फोकस पॉइंट से आपको उनको मैच करना है। तो सबसे पहला आपको बताया गया है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो स्टूडेंट, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता क्या है? इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद सीखते हैं या फिर एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे कि अगर बात बताई जा रही है कि मैंने क्या करना है, ठीक है, यानी कि अगर कुछ चीजें होती है ना जो स्टूडेंट खुद करना सीखता है, ठीक है, उसने, और या फिर वो क्या करता है अपने दोस्तों को देख के सीख जाता है। ठीक है, कि मेरा स्टूडेंट खाना कैसे खा रहा है,
वो कहते हैं ना कि बच्चा बच्चे के साथ बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम प्ले स्कूल में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है छोटा है, अब वो बच्चे के साथ रहेगा तो उसकी एक्टिविटीज डेवलप होंगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बच्चे के साथ रहेगा, उसके साथ खाना सीखेगा, उसके साथ बोलना सीखेगा, उसके साथ खेलना सीखेगा, उसके साथ अपनी मम्मी पापा के साथ दूर रहना सीखेगा। तो ये क्या होता है, हमारा प्ले स्कूल में भेजने का मेन मोटिव क्या रहता है कि हम उसमें ऑटोनोमस डेवलपमेंट चेंज लेकर आए, उसमें ऑटोनोमस डेवलपमेंट क्रिएट करें। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चा अपने आप सीखता है, यानी और साथ साथ क्या करता है, एक दूसरे यानी कि अपने साथ के लोगों के साथ सीखता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारा मेन इफेक्ट क्या रह रहा है, पीयर लर्निंग। ये क्या हो गया आपका पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या होता है कि आपके साथ जो व्यक्ति हैं, पीयर का मतलब क्या होता है, आपके सेम लेवल पर जो पर्सन्स काम कर रहे हैं या आपके सेम लेवल पर जो पर्सन्स अवेलेबल हैं उनसे सीखना। तो यहाँ पर आपके बात की जाए ऑटोनोमस लेवल, तो ये क्या हो गया आपका पीयर लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल आपका कंप्लीटली क्या हो गया, मेमोरी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यानी कि आपको क्या याद है, क्या आपने याद किया, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको रिकॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका मेमोरी का क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द फैक्ट्स। तो यहाँ पर आपका हो गया सीइंग रिलेशनशिप अबाउट फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका यहाँ पर हो जाएगा हमारी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बिटवीन द फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स। उसके बाद लास्ट आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो जाता है स्टूडेंट खुद सोचता है, एनालाइज करता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपना एनालाइजेशन कर रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, साथ साथ जो प्रॉब्लम्स अवेलेबल है उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मेन प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है। तो लास्ट आपका स्टूडेंट्स क्या रहता है यहाँ पर, अफेक्ट एंड फीलिंग्स हो गया। तो अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो ये होता है स्टूडेंट, ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होता है, टीचिंग लेवल से नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पर जो आपका सेट 1 था टीचिंग लेवल, उसको आपको फोकस पॉइंट से कैसे कनेक्ट करना है वो आपको पता चला होगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपको मेन क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है रिलेशन स्टैब्लिश करना। ठीक है, जो आपका रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है उसको आप कैसे इफेक्टिवली क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या आप उसमें यहाँ पर सीन्स देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करना है और साथ साथ आपको की कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक भी यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको एक का भी मीनिंग पता चल जाता है तो आपको फिर वहां पे एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में हम अपने एलिमिनेशन मेथड भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द राइट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है टीचिंग की। ठीक है, तो टीचर आपका क्या होता है, टीचिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर आपका तब तक सफिशिएंट नहीं होगा, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक वो जो देना चाह रहा है वो उसको स्टूडेंट ले ना ले। ठीक है, तो टीचिंग हमारा क्या हो गया, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, वो एंड कब होता है, जब वो स्टार्ट होता है टीचर की थिंकिंग से और एंड होता है स्टूडेंट की अडेप्टेशन से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आता है, अ टीचर शुड हैव द एम्पल सब्जेक्ट नॉलेज एज पर द स्टैंडर्ड बीइंग टॉट। बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट यहाँ पर कि टीचर को अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत ही ज्यादा कमांड होनी चाहिए। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है, टीचर्स आर ऑलवेज बोर्न इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि टीचर की कोई एक प्रॉपर सोसाइटी होगी वहीं पे वो पैदा होंगे, उसके अलावा और जगह नहीं हो सकते।
टीचर कोई भी हो सकता है स्टूडेंट। टीचर बनने के लिए किसी खास समाज में, किसी सोसाइटी में या किसी स्पेशल सेक्शन में आपको बोर्न होने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास एक टीचर बनने की सारी क्वालिटीज हैं, सारी एबिलिटीज है, तो यू कैन बी अ गुड टीचर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ अ टीचर इन द क्लास शुड बी टू टीच हिज और हर सब्जेक्ट इन द आर्टिस्टिक मैनर। बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एक टीचर जब तक बिल्कुल अपने कला के सभी रूपों को दिखाते हुए, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए अपने स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट नहीं करेगा, उसका स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर आपको सिंपल वे में इसको सिंपल तरीके से अगर लिख कर दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना करूं, आपको तो फिर तो वो आपको सब कुछ बुक में भी मिल जाएगा ना, एक्सप्लेनेशन वहां पे वो बुक में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने का क्या मतलब है, मेरे से पढ़ने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो एक आर्टिस्टिक मैनर में पढ़ा रही हूँ, आपको बोर नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगा, आपको सारी एक्सप्लेनेशन एक ही जगह मिल जाएगी, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक टीचर अपने सब्जेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक आर्टिस्टिक मैनर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब तक टीचर अपने बच्चों को ये नहीं बताएगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या वो एंड तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपने अभी देखा होगा कि जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग की है तो वहां पे मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस यूनिट पर हम फोकस करने वाले, कौन से क्वेश्चंस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर मेंटली लेवल पर रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टीचर का कि वो अपने स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं क्लास में। तो इट इज द प्राइम ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्राइम ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज व्हाइल टीचिंग इन द क्लास। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, टीचर को हर बार हायर अथॉरिटीज से कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं होती है। टीचर अपने आप में कैलिबर होता है, टीचर अपने आप में एक अथॉरिटीज रखता है कि हाँ भाई मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं और बीच बीच में आके मुझे कोई टोकने लगे, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी डिक्लाइन होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको बार बार गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं होती है अथॉरिटीज से। टीचर इज वेल कैपेबल ऑफ द डिसाइडिंग द मेथड्स व्हाइल टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मेथड आपका गलत हो जाता है। तो आपके यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपका 1, 3 एंड 4 दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताई गई है बिहेवियरिज्म। स्टूडेंट कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहेवियरिज्म हमारी क्या होती है। बिहेवियरिज्म जो आपका पेडोलॉजी है वो आपको किसने दिया था? बीहेव सिक्किम ने। ठीक है, तो ये आपका था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहेवियरिज्म पेडोलॉजी अप्रोच वुड से दैट लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, टीचर इज सोल अथॉरिटी फिगर एंड लीड्स द लेसन, द क्लास एक्टिविटीज आर विजिबल। तो यहाँ पर स्टूडेंट बात की जा रही है आपकी बिहेवियरिज्म की। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया है कि जो आपका बिहेवियरिज्म पेडोलॉजी अप्रोच है वो आपके टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि वो आपके टीचर पर ही बेस्ड होता है। टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर आपको कैसे समझाना चाहता है, कैसे वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, इट्स ऑल अबाउट द टीचर। तो यहाँ पर कंप्लीटली क्या होती है, सोल अथॉरिटी होती है, किसकी? टीचर की होती है। फिगर्स एंड लीड द लेसन, कि वो अपने लेसन को कैसे लीड कर रहा है, कैसे वो डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। The theory of behaviorism in a classroom setting come from pedagogy center by थॉर्नडाइक, पॉविक एंड स्किनर। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट। ये जो थियोरी है ये सभी राइटर्स ने ही आपको दी है, यानी कि आपके जो बिहेवियरिज्म पेडोलॉजी है वो उन सभी थियोरीज पे इन सभी रिसर्चर्स ने काम किया है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ा भी था कि जो हमारा बिहेवियरिज्म पेडोलॉजी है वो किसने उसके बारे में किसने हमें बताया है, तो वो था आपके बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझाया भी था। नेक्स्ट आता है इन बिहेवियरिस्ट
pedagogy approach, we can expect a mixture of learning, modeling and demonstration, rote learning and choral repetition. बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि बिहेवियरिज्म में क्या होता है, लेक्चर दिए जाते हैं, लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मैंने डेमो कैसे दिया जाएगा, कैसे आपको समझाया जाएगा, कोई भी एक छोटी सी चीज के लिए मॉडलिंग की जाएगी, यानी कि आपको उसके बारे में बताया जाएगा, रोट लर्निंग होगी, रटाफिकेशन भी करवाई जाएगी, रेपिटेशन भी होगा, यानी कि दोहराया भी जाएगा बहुत सारी चीजों को, तो ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा कॉमन रहता है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ imbibing one's own culture in one's personality is called as enculturation। तो ये चीज स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे बात करें तो एनकल्ट्रेशन क्या हो गया, एनकल्ट्रेशन होता है अपनी संस्कृति को अपनाने के प्रोसेस। जब हम किसी भी अपनी संस्कृति को कैसे हम उसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे हम उसे समझ रहे हैं, उसको हम कैसे अपने ऊपर ले रहे हैं, ये सब कुछ हम किस में आता है, एनकल्ट्रेशन में आता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी सारी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ are shaped largely by social and cultural forces was enacted by। ये किसने बताया है कि अगर जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे बात की जा रही है, जो चाइल्ड है, बच्चा है, एजुकेशन है, स्कूल है उसका, वो कैसे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात की जा रही है आपकी रिकंस्ट्रक्शनिज्म की। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शनिज्म में हम सोसाइटी को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको बदला जाए, उसकी एजुकेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चे की बात की जा रही है, स्कूल की बात की जा रही है और एजुकेशन की बात की जा रही है कि कैसे एक बच्चा, एक स्कूल, एक एजुकेशन सिस्टम पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन डेवलपिंग 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस गार्डनर मेड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, identify such observations from the list given below। अब यहाँ पर आपको गार्डनर ने कुछ आपके 7 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में 7 डिसिप्लिन्स बताए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी है इन अ करेक्ट और सीक्वेंस मैनर। तो सबसे पहले है इंटेलिजेंस इज नॉट एंटायरली जेनेटिक। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो है वो कोई भी जेनेटिक प्रोपोर्शन नहीं होता है कि मेरे माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं तो मैं भी पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, मेरे माता पिता अगर अनपढ़ है तो मुझे भी अनपढ़ ही होना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस कंप्लीटली आपकी एफिशिएंसी के ऊपर होता है, आपके हार्ड वर्क के ऊपर होता है, तो ये आपका जेनेटिक नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका इंटेलिजेंस है वो आपके एक्वायर्ड बिहेवियर पर होता है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, क्योंकि सीखने से ही आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो नॉलेज है वो डेवलप होती है। तो ये स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ। जो आपके इंटेलिजेंस है वो आपके बर्थ से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि आप कहाँ जन्म ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कौन सी सोसाइटी में हो, नहीं, ये कंप्लीटली आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, देयर इज अ लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि बिल्कुल होप ही ना हो, क्यों नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो सब हो जाता है, मेहनत करेंगे तो सब मिलता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं आ पाता। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन। बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नॉलेज है वो डेवलप बिल्कुल की जा सकती है विद आवर एफर्ट्स, विद आवर कंसिस्टेंसी, विद आवर डिसिप्लिन। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 एंड 5 यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट 2 एंड 5 नहीं है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स और आपके क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो क्या कहता है, इट एम्फसाइजेस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जो टीचिंग है वो किन चीजों को फॉलो करता है। सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज।
बिल्कुल सही बात है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपके माइंड में थॉट्स क्या चल रहे हैं, आपके वर्ड्स क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, उनका सही तरीके से समायोजन करना, सही तरीके से उसके ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स। फैक्ट्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो आप पढ़ा रहे हैं उनके बीच में आपको रिलेशन तो बनाना जरूरी ही है। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, अगर एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन नहीं की गई है किसी भी चीज की, तो आप कैसे किसी भी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट बिल्कुल भी आपकी टीचिंग का मेमोरी लेवल नहीं होता है, क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, डिफिकल्ट चीजों को इजी बनाना होता है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको फंसाना नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट सीक्वेंसेस ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर आपको मास्टरी की जा रही है, मास्टरी प्रोवाइड करवाई जा रही है आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके फैक्ट्स हैं उनकी सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। नहीं, यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं किया जाता, बल्कि एक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 इन दोनों को मर्ज करके दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या चल रहा है। ठीक है, वैसे तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 एंड 5 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होने भी जरूरी है और साथ साथ मास्टरी होना भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी फैक्ट्स में। स्टूडेंट जब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो फिर आपको वहां पे क्या देखना होता है कि ज्यादा जरूरी क्या है। अब यहाँ पे आपको 1 क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गए आपने। ये कहलाता है स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसके बीच में देखना होगा, 2 के बीच में और 5 के बीच में रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर सेकंड में बताया गया है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स और मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स। दोनों की बात सही है, तो बट हमें ज्यादा इफेक्टिव क्या लग रहा है, सेकंड वाला लग रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें एलिमिनेशन करना है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमें 6 में से 4 कॉन्सेप्ट आपके सही लग रहे हैं। अब 4 में आपको क्या देखना है कि ज्यादा सही कौन सा लग रहा है। ठीक है, वो हमारा एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर देखते हैं द वेरिएबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन बाय अ टीचर इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज की, आपके मेथड की, कि कैसे आप अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको समझाते समझाते एकदम से मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे ये चीज भी समझानी चाहिए। अगर मैं इस तरह से समझाऊंगी तो मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की है मैंने अपने लेक्चर डिलीवरी के टाइम। ठीक है, डिलीवरी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास बाय अ टीचर। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या हो रहा है, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। क्योंकि इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब क्या हो गया कि अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपने जो अपना लेक्चर प्रिपेयर किया है, उसके बाद अगर आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान अगर आप कोई भी न्यू चेंजेस लेकर आते हैं तो आपके इंस्ट्रक्शनल वेराइटी के अंडर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कहता है, ये यहाँ पर अब आ जाती है स्टूडेंट्स आपके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और पेडोलॉजी मॉडल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स कॉल्स एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया जाएगा, क्या क्या चीजें हैं, थिंक, डू, फील एंड वॉच, इनके बीच में आपको एक सीक्वेंस स्टैब्लिश करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप कुछ भी करेंगे, डू करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस लिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डू कर दिया, उसके बाद आप उस चीज को देखेंगे कि आपने जो किया है वो क्या हुआ है उससे। ठीक है, यानी कि उसको वॉच किया जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब आप उसमें फील करेंगे। यहाँ पे क्या किया, अब शुरू फील करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, रिफ्लेक्शन लेकर आए। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या किया, थिंक। लास्ट आपने यहाँ पर किया है थिंक। थिंक में आपने क्या किया है, थिंक में आपने कंक्लूजन्स निकालने शुरू किए कि जो आपने किया है वो कैसा किया है,
अच्छा किया है, बुरा किया है, बुरा किया है तो क्या नया चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्या उसमें आपको कुछ और ऐड करना चाहिए अपनी चीज को करने के लिए। तो ये सब आपकी क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस हो गई। तो सबसे पहले आपको डू करना है, देन वॉच, फील एंड थिंक, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन दिए गए हैं। पहला असर्शन यहाँ पर आपका क्या कहता है, पेडालॉजी इज डिफाइंड सिंपली एज द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे पेडालॉजी की बात की जा रही है, तो पेडालॉजी तो क्या होता है, कंप्लीटली मेथड और प्रैक्टिस ही है आपकी टीचिंग के। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। Reason है the delivery of content by a teacher depends upon his teaching preference, his experience and in context that he teaches in। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। जो आपका टीचिंग मेथड है, जो आपकी डिलीवरी स्टाइल है, वो कंप्लीटली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है, आप कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पर डिफरेंस डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट सेकंड में आपका बताया जा रहा है डिलीवरी कंटेंट, रीजन में बताया जा रहा है डिलीवरी कंटेंट, यानी कि आप जो टीचर डिलीवरी जो दे रहा है अपने लेक्चर की उसके बारे में, और असर्शन बताया जा रहा है पेडोलॉजी के बारे में। तो कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है? स्टेटमेंट तो देखो दोनों सही है, लेकिन क्या उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि है तो दोनों सही, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी असर्शन की। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एजुकेशनल डायनामिक्स और टीचिंग मॉडल्स की। ठीक है, टीचिंग जो आपके मेथड्स हैं उनके बारे में। तो फिर से आपके पास असर्शन और रीजन आ जाते हैं। फर्स्ट असर्शन आपका क्या कहता है, ऑल क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स। जो आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो पहले से ही डिसाइड होता है आपके सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के ऊपर। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। अब एक बात बताइए, अगर कोई पॉश एरिया में स्कूल होगा तो हमें पता होगा कि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। पढ़ाई भी कैसे होगी, वहाँ की कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, वहाँ पे हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरह से मतलब बोलना अच्छा सीखेगा, वो वोकल उसकी अच्छी हो जाएगी। और वही अगर कोई कोई स्कूल गांव में होगा, देहात में होगा, तो वहाँ पे बच्चा कैसे सीखेगा, उसकी लैंग्वेज वैसी ही हो जाएगी। कह देंगे ना कि गांव में पढ़ता है, हाँ हाँ भाई देख के पता ही चल रहा है, उसकी आवाज ही ऐसी, उसकी भाषा ही ऐसी है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो प्री डिसाइडेड होती है उसके सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स पर, कि वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, किस तरीके के एनवायरमेंट में वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है, ये सब कुछ आपका, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। रीजन आपके क्या कहता है, पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन शुड गाइड लर्नर टू नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। बिल्कुल सही बात की गई है स्टूडेंट। एक एजुकेशन आपकी किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। एजुकेशन में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकता है और किसी भी हद तक निखार सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सही डायरेक्शन की जरूरत है, पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपको ये सब कुछ मिल जाए तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही रूप दिखाती है। तो स्टूडेंट असर्शन भी आपका बिल्कुल सही है, रीजन भी आपका बिल्कुल सही है, और साथ साथ जो रीजन है वो आपके असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई है, इनके बिहाफ पे आपको अब आंसर करना है। सबसे पहला कहा गया है इट इज द यूज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग। स्टूडेंट यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट टीचिंग टेक्निक यूजुअली टू टीच अ स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक स्किल समझानी है, किसी को करना है, तो पहले तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मेथड को यूज कर रहे हैं और साथ साथ एक्सप्लिसिट टीचिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ टीचर डायरेक्टेड मेथड। यहाँ पर क्या है, टीचर डायरेक्ट कर रहा है अपने बच्चे को। ठीक है, तो उसमें आपका यहाँ पे सही क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। इनमें कौन सा टीचिंग मेथड यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसमें टीचर सेंटर होता है, यानी कि जो कंप्लीटली डिस्कशन हो रहा है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाता है, और साथ साथ आपको आपके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको स्किल को
डेवलप किया जाता है, आपकी स्किल्स को निखारा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टीचर सेंटर्ड भी हो रहा है, टीचर डायरेक्टेड मेथड भी है, एक्सप्लिसिट टीचिंग टेक्निक भी की जाती है, साथ साथ आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आपकी पेडोलॉजी, इफेक्टिवनेस और साथ साथ आपके मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, डू नॉट कंट्रीब्यूट, हमें बताना है जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहला आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टीचर कहां से आया है, डिपेंड करता है आपका टीचर क्या जानता है। ठीक है, तो यहाँ आपका सोशियो बैकग्राउंड फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट्स, नहीं, बटरिंग का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं होता, बायस्डनेस टीचिंग में आती ही नहीं है। ठीक है, अ टीचर कैन नॉट बी अ बायस्ड पर्सन, कभी भी एक टीचर बायस नहीं हो सकता। तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा उससे खुश है या नहीं है, आपको क्या देखना है, आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए क्या होता है। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट को इस वक्त डांट की जरूरत है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे अगर ये लग रहा है कि उसके बेटरमेंट के लिए मुझे उसको डांटना है, उसको मारना है, तो आई हैव टू टेक दैट एक्शन। ठीक है, मुझे उसके लिए स्ट्रिक्ट भी क्यों ना होना पड़े, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा प्लीज्ड है या नहीं है। टीचर इस चीज पे फोकस नहीं करता, बल्कि किस चीज पे फोकस करता है, बच्चे के, स्टूडेंट के बेटरमेंट, फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, बिल्कुल टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। नेक्स्ट आता है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर का पर्सनल कांटेक्ट कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपके डू नॉट कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, that is option D will be the right answer for this particular question. नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, which of the following skill refers to metacognitive skill। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल्स की। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में आपके हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स में हम क्या देखते हैं, हमने क्या सीखा है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या हम टीच कर रहे हैं, उन चीजों पे फोकस किया जाता है। It enhances a students learning from immediate outcomes and for understanding own learning। बिल्कुल, क्या आने वाला है, क्या हमें अपने आप पढ़ना है, इन सब चीजों पर ये फोकस करता है। It is a teachable skill that is centered to other skill set such as प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपनी सोच पर एनालाइज कर रहा है, अपनी सोच को सोच रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को इंप्रूव कर रहा है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पर काम कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इट इज नोइंग योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एज अ लर्नर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टूडेंट बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा यहाँ पर अपनी ही थिंकिंग पर काम कर रहा है, अपनी ही सोच पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पर फोकस कर रहा है एज अ लर्नर, खुद ही उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस हो जाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स टीचिंग डायनेमिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट। डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट की स्टूडेंट बात करें तो ये क्या होता है, टीचिंग एनवायरनमेंट, जब मैं टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो उस टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे डायनेमिक, यानी कि मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई भी अपना मेथड को, अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकती हूँ, दैट्स कॉल्ड डायनेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें आपका कौन सा मेथड, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। टीचर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट की जो जरूरत होती है, इंटरेस्ट होता है, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने टीचिंग पैटर्न को चेंज करता है। ठीक है, अब मेरे बच्चे को क्या चाहिए, उसका मेंटल लेवल पे क्या, उसका मेंटल लेवल कैसा चल रहा है। देखिए आप ये वाली बात मानेंगे कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। ठीक है, तो अगर मेरी क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं या 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबका माइंड लेवल एक जैसा नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा एवरेज होगा, कोई बच्चा बिल्कुल ही लो होगा, कोई बच्चा बहुत एडवांस होगा, लेकिन मुझे किस चीज को देखकर चलना है,
कि ना तो मेरे एडवांस वाले बच्चे को बोरिंग लगे, ना मेरे एवरेज वाले बच्चे को ये फील हो कि भाई मैडम तो पता नहीं कैसे पढ़ा रही है, मेरे लिए तो बिल्कुल सही चल रहा है, और ना ही मेरा जो लो बच्चा है वो उसको ये लगे कि भाई मैडम क्या पढ़ा रही है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबके बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो यहाँ पर टीचिंग क्या कर रही है, टीचर एक बैलेंस बनाकर चल रही है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के बीच में, जरूरत के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर क्या है, टीचर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा किसके ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, और स्टूडेंट क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं, स्टूडेंट तो कभी डिपेंड होते ही नहीं है किसी पे। वो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंटरविंग वेरिएबल्स, नहीं, इंटरविंग वेरिएबल्स नहीं होते हैं। टीचिंग इज नॉट लाइकली विद अदर विद एनी वेरिएबल, नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से आपके पास आ जाता है असर्शन रीजंस, फिर से आपके पास आ जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल सही बात कही गई है स्टूडेंट, जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज द इमोशंस। ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या होगा कि वो व्यक्ति जो अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल कर रहा है, उसको सही डायरेक्शन दिखा रहा है। वो कहते हैं ना कि गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन आपको अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में कैसे लेकर जाना है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या इमोशनल इंटेलिजेंस बता रहा है कि आपको अपनी कैपेसिटी को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे इमोशन को अपने मैनेज करना है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है, और साथ साथ आपका जो रीजन है वो आपके असर्शन को डिफाइन भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी और लर्निंग मेथड्स पर आप फोकस करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इमोशनल साइकोलॉजी का। तो यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट approach to teaching learning process is being emphasized at all the levels of education. Which of the following method is mainly based on this approach? तो यहाँ पर स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि कौन सा मेथड यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो लेक्चर मेथड की बात करें स्टूडेंट, तो लर्निंग प्रोसेस में तो आपका लेक्चर मेथड बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ, आपको वो लेक्चर मेथड कैसा लग रहा है, जब तक मैं आपको लेक्चर डिलीवर ही नहीं करूंगी, आपको समझाऊंगी ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट प्रोजेक्ट मेथड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया काम करने के लिए, उस पर आप साथ में बैठकर डिस्कस करेंगे आप उस पर जब काम करेंगे तो आप उसमें भी बहुत सारी चीजों पर फोकस करेंगे, बहुत सारी चीजों को पढ़ पाएंगे, बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड भी आपका यहाँ पे आपके अलग अलग लेवल्स ऑफ एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कशन मेथड। जब आप प्रोजेक्ट मेथड करेंगे या फिर कोई भी आप कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन अगर आप कर रहे हैं, तो वो भी आपके एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाने में और आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी टीचिंग मेथड को, यानी कि आपके एजुकेशन लेवल को इंप्रूव करने में। तो यहाँ पर आपके सभी मेथड्स हो जाएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका द स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स में डेवलप बिलीफ पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू कॉप इफेक्टिवली इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ये क्या हुआ, यहाँ पर बात की जा रही है आपके ओन बिहेवियर की। ठीक है, यानी कि अपने सफल होने की क्षमता पर विश्वास अगर आप कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये आपका कहलाएगा सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर आप ये कहते हैं आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट। तो ये क्या है, आप यहां पर दिखा रहे हैं आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है, आप जो काम कर रहे हैं वो आप कितनी क्षमता से कर सकते हैं, आपके अंदर कैलिबर है या नहीं है। अब जब आपने नेट क्वालिफाई करने का डिसीजन लिया होगा, नेट का एग्जाम देने का डिसीजन लिया होगा, तो उस टाइम आपने अपने ऊपर विश्वास दिखाया होगा, यस आई कैन डू, आई कैन क्रैक माय यूजीसी नेट एग्जाम, आई कैन क्रैक जेआरएफ। तो ये क्या था, ये आपका विश्वास था, ये आपका सेल्फ एफिकेसी है जो आपको मोटिवेट कर रही है ये बताने में कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम बहुत एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, बिलीफ इन सक्सेस आपको दिखाता है। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स डायलॉजिस्टिक डिस्कोर्सेस और इमोशनल इंटेलिजेंस के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाई द टीचिंग मेथड दैट आर रेलेवेंट फॉर डायग्नोस्टिक डिस्कोर्सेस।
यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक डिस्कोर्सेज में कौन कौन से आपके टीचिंग मेथड्स ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है फॉर्मल लेक्चर। फॉर्मल लेक्चर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मल लेक्चर में तो बिल्कुल, फॉर्मल लेक्चर क्या है, जब तक आप एक पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कोई भी बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना क्या कहते हैं, बिना डिस्टर्बेंस के अगर आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फॉर्मल मेथड में कर रहे हैं, फॉर्मल पैटर्न में अगर आप आके कर रहे हैं, तो वो आपकी डायग्नोस्टिक कोर्सेज का यानी कि आपकी टीचिंग मेथड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, डायग्नोस्टिक कोर्सेज का पार्ट भी होता है। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग, टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग भी आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। टीम टीचिंग यानी कि आप ग्रुप में अगर आपको कोई भी चीज समझाई जा रही है, एक आपको ग्रुप डिलीवर किया जा रहा है, वो भी होगा। नेक्स्ट आता है ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स भी आपके स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा आपके डायग्नोस्टिक डिस्कोर्सेज में आपका ये भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड स्टूडेंट्स आपका डायग्नोस्टिक में नहीं आता है, ग्रुप डिस्कशन भी आपका यहाँ पर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। जो हमारा लर्नर है उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे आप सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला आता है अंडरस्टैंड अदर्स एंड ओन इमोशन। तो स्टूडेंट अगर आप किसी भी तरीके के अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, इमोशंस को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले अपना और जो आपके सामने खड़ा है उसके इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड अदर्स एंड ओन्स इमोशन। अगर वो कहते हैं ना कि अगर लड़ाई के दौरान कोई एक व्यक्ति भी समझदारी दिखाए तो लड़ाई नहीं होती। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति शांत हो गया, तो मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। वो गुस्से में है, मैं शांत हो जाऊं तो ऑटोमेटिकली वो भी शांत हो जाएगा। वहीं पे अगर वो भी गुस्से में है, मैं भी गुस्से में आ जाऊं, तो फिर तो लड़ाई होनी ही होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अगर अपने इमोशंस को देख लें, सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को देख लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका अलग ही लेवल पर पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्रेसिव एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। अभी तो मैं आपको कह रही हूँ एग्रेसिव एक्सप्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या उसमें आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा? नहीं आएगा। गुस्से में आपका कुछ भी काम सही नहीं होता। नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग आर इन्फो प्रोसेसर। जो आपके ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, क्या वो इन्फो प्रोसेसर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर आपके प्रोसेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन एज पर सिचुएशन। बिल्कुल सही बात की गई है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, आपको क्रिएटिव होना भी जरूरी है और साथ साथ अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है तो आपको उससे बचाव भी करना आना चाहिए। ठीक है, ओपन टू क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। लास्ट आता है आपका एम्पैथी। तो स्टूडेंट्स एम्पैथी भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स कौन से हो गए, 1, 4, 5 एंड 6, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आता है आपके कॉप्स के एक्सपेरिमेंट लर्निंग पर। ठीक है, यहां पर हम उसके स्टाइल और उसके प्रैक्टिसेस को देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका अकोमोडेटर। अकोमोडेटर्स जो आपके होते हैं वो कौन होते हैं? वो आपकी कंप्लीट हैंड ऑन लर्निंग पर फोकस करते हैं। जो आपके अकोमोडेटर्स हो गए वो कंप्लीटली क्या देख रहे हैं कि आप हैंड ऑन लर्निंग कैसे कर रहे हैं, हाथों हाथ आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, वो वाली चीज होती है। नेक्स्ट होता है आपका कन्वर्जर। जो आपके कन्वर्जर होते हैं वो कौन होते हैं? वो हैंड ऑन लर्निंग तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ थियोरीज पर फोकस करते हैं। ठीक है, अकोमोडेटर्स में तो क्या हुआ कि आपने सीख लिया, हैंड ऑन लर्निंग कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम कन्वर्जर्स की बात करें तो वहां पे आप हैंड ऑन लर्निंग तो कर रहे हैं लेकिन किसी थियोरी पर फोकस्ड होकर कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी पुरानी थियोरीज है उन पर आप चलते हुए अपनी किसी भी चीज को, नई चीज को सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डाइवर्जर। तो डाइवर्जर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और डिस्कशन होता है। जैसे आपने कोई डिस्कस किया या आपने कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, वहां से अगर आपको सीख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जर। ठीक है, लास्ट आता है आपका एसिमिलेटर। तो एसिमिलेटर यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जो आपकी थियोरीज और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि थियोरीज और फैक्ट्स पर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, अपनी कोई भी डिसीजन ले रहा है, तो वो आपका एसिमिलेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3, 3, 3, 3, यानी कि आपका ए और सी तो गलत हो जाता है। यहाँ पर बी का हो जाएगा 4, बी का 4, बी का 4, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, आज की क्लास में हमने हमारे काफी सारे मेथड्स को, काफी सारी थियोरीज को डिस्कस किया है, काफी सारे आपके पैटर्न्स को हमने यहाँ पर देखा है। आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें से हमने आज आपकी काफी सारी थियोरीज पर फोकस किया है, काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप जो हमारी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज थी, जिसमें हमारी 2 क्लासेस आपके साथ रही हैं, वो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको मजा भी आया होगा पढ़ने में, और साथ साथ आपको लगा भी होगा कि एग्जाम में ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में, हमारे साथ डिस्कस करने में मजा आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, बोरियत लगी है तो वो भी बताइएगा, और अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके कमेंट के साथ हमें बड़ा मजा आता है। आपके कमेंट्स जब हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, मोटिवेशन क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, और हमें बताते भी हैं कि हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में कैसे और कुछ नया डिलीवर क्या करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको हेल्प की जरूरत है तो वो भी हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए बहुत अच्छी अलग से वीडियो भी क्रिएट करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि हाँ जी ये वाले टॉपिक पर मुझे थोड़ा सा ये वाले डाउट आ रहा है, तो वो भी हमें जरूर डिस्कस कीजिए, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज जो आई है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रही है, तो ये सीरीज अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UGC नेट का एग्जाम देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में मजा आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।